इस मूवी की शुरुआत कनारा नाम की एक लड़की से होती है। वो एक सुनसान जगह पर एक रहस्यमयी महिला को अजीब तरीके से नाचते हुए देखती है। हैरान होकर कनारा उससे उसका नाम और पहचान पूछती है, लेकिन वो महिला कोई जवाब नहीं देती। इसके बजाय नाचते नाचते अचानक वो अपनी गर्दन उल्टी दिशा में मोड़कर कनारा को डरा देती है। तभी एक काली परछाई कनारा की ओर झपटती है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। असलियत में लौटने के बाद जब कनारा पानी लेने कमरे से बाहर निकलती है, तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो फिर डर जाती है। हालांकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। इसी डरावने माहौल के बीच उसकी दोस्त आयु जन्मदिन का केक लेकर आती है और उसे सरप्राइज देती है। आज कनारा का जन्मदिन है। बातचीत के दौरान राका का जिक्र आता है। राका ने कनारा की बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता बनाकर उसे धोखा दिया था। इसके बावजूद उसे जरा भी पछतावा नहीं है। राका के सामने न आना पड़े, इसी वजह से कनारा छुट्टियों में घर जाने के बजाय हॉस्टल में ही रहने का फैसला करती है। हॉस्टल लगभग खाली पड़ा है, इसलिए आयु कनारा को अपने काला वांगन आने का न्योता देती है। आयु बताती है उनका गांव कभी कुशल नृत्य कलाकारों के लिए काफी मशहूर हुआ करता था। हालांकि अब वहां ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। गांव का नाम कनारा को पता नहीं क्यों जाना पहचाना सा लगता है। अगले दिन शॉपिंग करने का प्लान बनाकर दोनों सो जाती हैं। रात में राका मैसेज करके पूछती है कि कनारा कब वापस आएगी, लेकिन कनारा कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो काला वांगन गांव के बारे में इंटरनेट पर जानकारी खोजने लगती है। उसे पता चलता है कि ये गांव सचमुच कभी बेहतरीन नर्तकों के लिए मशहूर था, लेकिन स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक पुरानी खबर पर पड़ती है। 10 साल पहले मायांग पुत्री चंद्रा नाम की एक युवा डांसर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी है इंडोनेशियन हॉरर मूवी नारिक सुकमो की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अगले दिन एक एंटीक शॉप में कनारा की नजर एक खूबसूरत शॉल पर पड़ती है और वो उसकी ओर खींची चली जाती है। दुकान की एक बूढ़ी महिला बताती है कि ये शॉल जैसे कनारा के लिए ही बनाया गया है और इस शॉल ने खुद अपना मालिक चुन लिया है। वो महिला कहती है जिसे ये शॉल चुनता है वो जिंदगी भर इसके साथ बन जाता है। इसके बाद वो कनारा के बालों में एक हेयर पिन लगा देती है। दुकान से बाहर निकलते वक्त कनारा को शीशे में एक रहस्यमयी महिला का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। जब वो ये अजीब अनुभव आयु को बताती है तो आयु उसे सावधान करती है और कहती है कि अनजान लोगों से इस तरह कोई चीज लेना सही नहीं होता। दोनों के जाने के बाद दिखाई देता है कि जिस दुकान से कनारा ने शॉल लिया था वहां टू लेट लिखा हुआ एक बोर्ड लगा है, यानी वहां असल में कोई दुकान थी ही नहीं। इसके बाद कनारा आयु के साथ गांव जाने का फैसला करती है और निकलने से पहले शॉल और हेयरपिन को अपनी अलमारी में रख देती है। अगले सीन में दोनों गांव पहुंच जाते हैं बारिश से बचने के लिए। कनारा थोड़ी देर रुकना चाहती है, लेकिन आयु उसे जल्दी चलने के लिए कहती है। तभी कनारा के कानों में एक अजीब सी धुन सुनाई देती है, लेकिन आयु उसे तुरंत घर की ओर ले जाती है। आयु की मां कनारा का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। कुछ देर बाद आयु के पिता प्रास्तामो भी वहां आ जाते हैं। आयु कनारा का परिचय अपने पिता से करवाती है, लेकिन प्रास्तामो के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देती है। बाद में अपने कमरे में जाकर आयु अपने पिता के अजीब व्यवहार के लिए कनारा से माफी मांगती है और बताती है कि इससे पहले उसके स्कूल का कोई भी दोस्त इस गांव में आने के लिए तैयार नहीं हुआ था। कनारा पहली दोस्त है जिसे वो घर लेकर आई है। जब कनारा आयु से उसके पिता की इस बेचैनी की वजह पूछती है तो प्रास्तामो चुप रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई देती है। अगले सीन में कनारा नहाकर बाहर आती है। तभी उसे अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के पीछे एक परछाई देखती है और उसे लगता है कि शायद वो आयु है। तभी प्रास्तामो वहां आकर उसे चेतावनी देते हैं कि ये आयु का कमरा नहीं है। रात में दोनों सहेलियां बैठकर बातें करती हैं। आयु उदास होकर बताती है कि उसे प्यार करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो प्यार के उस एहसास के लिए हमेशा तरसती रहती है। कनारा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बातें करते करते आयु को नींद आ जाती है। इसके बाद फोन चार्ज करने के लिए कनारा अपना बैग खोलती है और अचानक हैरान रह जाती है। जो शॉल और हेयर पिन वो शहर के हॉस्टल में छोड़कर आई थी, वे जादुई तरीके से उसके बैग के अंदर पहुंच चुके थे। उसे तुरंत उस बूढ़ी महिला की बात याद आती है जिसने शॉल को चुना, वो जिंदगी भर उसके साथ बन जाता है। बात को ज्यादा सोचे बिना कनारा फोन चार्ज करने चली जाती है, लेकिन छत से बारिश का पानी गिरने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। वो बाल्टी लेने रसोई की ओर जाती है। वापस लौटते समय खिड़की बंद करने की कोशिश में वो डर जाती है, क्योंकि अंधेरे में उसे आयु के पिता प्रास्तामो बिल्कुल मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे दिखाई देते हैं। कनारा बारिश का बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रास्तामो कोई जवाब नहीं देते। जबकि असल में हम देखते हैं कि प्रास्तामो अपने कमरे में सो रहे थे। तभी एक डरावनी आवाज उनके कानों में फुसफुसाती है, सिर्फ मौत ही तुझे मुझसे अलग कर सकती है। डरकर उनकी नींद खुल जाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। साफ समझ आता है कि कोई पुरानी शापित परछाई उनका पीछा कर रही है। अगली सुबह आयु कनारा को गांव के डांस स्कूल में ले जाती है। वहां उनकी मुलाकात डांस टीचर स्वार्थी और लोकप्रिय डांसर दिर्जा से होती है। आयु मजाक करते हुए कहती है कि दिर्जा की नजरें कनारा से हट ही नहीं रही हैं। इसके बाद आयु सबको बताती है कि कनारा खुद भी कभी एक डांसर रह चुकी है। ये सुनते ही बाकी छात्र छात्राएं उसे डांस करने के लिए कहने लगते हैं। कनारा झिझक रही होती है, तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक रहस्यमयी महिला पर पड़ती है जो लगातार उसे घूर रही होती है। डांस टीचर आरती ये देखकर छात्रों को डांट देती
जाती हैं। कनारा दोबारा उधर देखती है, लेकिन तब तक वो महिला गायब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ प्रास्तामो अपनी पत्नी को बताते हैं कि शायद बानू वापस आ गई है। पत्नी पूछती है अब अगला शिकार कौन होगा। तब प्रास्तामो 10 साल पहले हुई मायांग की मौत का जिक्र करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि मायांग की मौत के पीछे बानू का हाथ था। उनकी बातचीत से पता चलता है कि प्रास्तामो और उनकी पत्नी बानू को अच्छी तरह जानते थे और दोनों कोई गहरा राज छिपा रहे हैं। घर लौटने के बाद आयु बताती है कि दिर्जा का चाचा गांव का बहुत प्रभावशाली आदमी है। हालांकि उसे दिर्जा के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और उसकी बहन कई सालों से लापता है। उसी रात कनारा फिर वही डरावना सपना देखती है। सपने में नाच रही महिला अपनी गर्दन उल्टी दिशा में मोड़ लेती है और एक भयानक जीव कनारा का पीछा करने लगता है। कनारा दीवार के पीछे छिप जाती है, लेकिन वो अजीब जीव उसके ठीक पीछे पहुंच जाता है और कहता है मेरे साथ चलो। डर के मारे कनारा चीख पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। घबराकर वो आयु को जगाने की कोशिश करती है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर से किसी महिला के गाने की आवाज सुनाई देती है। कनारा उत्सुकता में उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि कॉरिडोर में एक शैतानी परछाई उसका पीछा कर रही है, लेकिन कनारा उसे देख नहीं पाती। उस धुन के पीछे पीछे वो एक दरवाजे के सामने जाके रुकती हैं, जहां से गाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजे से कान लगाती हैं, गाना और साफ सुनाई देने लगता है। लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही अचानक गाना बंद हो जाता है और उसे पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। कनारा वहां से जाने लगती है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसे वही रहस्यमयी महिला दिखाई देती है, लेकिन ठीक उसी समय आयु उसे आवाज देती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अगली सुबह कनारा रात में हुई सारी बातें आयु को बता देती हैं। सब सुनने के बाद आयु अपने परिवार का एक बेहद अंधेरा राज उसके सामने खोलती है। वो बताती है कि वो कमरा कभी उसके चाचा बानू का हुआ करता था। बानू को रातिया नाम की एक डांसर से प्यार था, लेकिन गांव वालों ने बानू को जिंदा जलाकर मार डाला था। कहा जाता है कि तब से हर 10 साल में बानू की आत्मा को शांत करने के लिए एक डांसर की बलि दी जाती है। आयु ये भी बताती है कि बचपन में गायब हुई दिर्जा की बहन मायांग भी इसी बलि का शिकार बनी थी। इसके बाद वे इस बारे में दिर्जा से बात करते हैं। दिर्जा बताता है कि मायांग का मानना था कि रातिया असल में बानू का ही दूसरा रूप है, जो बदला लेने वापस लौटती है। इसलिए दिर्जा का चाचा हर 10 साल में चुपचाप एक रिचुअल करता है ताकि बानू की आत्मा को शांत रखा जा सके। आयु कनारा को दिर्जा के चाचा से मिलने की सलाह देती है, लेकिन कनारा इसके लिए तैयार नहीं होती। फिर भी उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इन सब घटनाओं से उसका अपना संबंध आखिर क्या है। शाम को आयु के पिता प्रास्तामो चाय पीने बैठते हैं। जैसे ही वो कप मुंह के पास ले जाते हैं, उन्हें चाय की जगह उसमें खून दिखाई देता है। डरकर वो कप नीचे गिरा देते हैं। तभी एक शैतानी परछाई उनके सामने आकर पूछती है डांसर कहाँ है, लेकिन पास बैठी उनकी पत्नी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। टूटे हुए कप के टुकड़े उठाते हुए पत्नी पूछती है क्या हुआ, लेकिन प्रास्तामो बात को टाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में कनारा आयु के साथ सोई हुई है, लेकिन अचानक नींद खुलने पर वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वहां उसे बानू और कई डांसरों की तस्वीरें दिखाई देती हैं और मेज पर एक पुरानी फटी हुई किताब पड़ी होती है। जिज्ञासा में वो किताब खोलती है और उसमें से एक मुड़ा हुआ कागज निकालती है। उस पर लिखा था 2 जिस्म, 2 आत्माएं, एक प्यार, एक बदला, नारिक सुकमो। अचानक एक अनदेखी आवाज उसे नाचने का आदेश देती है और उसी पल एक डरावनी धुन बजने लगती है। कनारा खुद को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं रहता। उसके हाथ पैर जैसे किसी और के इशारे पे चलने लगते हैं। वो रुकने के लिए गिड़गिड़ाती है। तभी रातिया की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और उसे नाचते रहने का आदेश देती है। बाहर आयु और उसके माता पिता दरवाजा खोलने के लिए चीखते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी समय अंदर से रातिया की आवाज आती है, जिसे जमीन के नीचे दफनाया गया था वो फिर जाग उठेगा। एक पल के लिए कनारा को होश आता है और वो मदद के लिए चीखती है, लेकिन अगले ही पल रातिया उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। आखिरकार दरवाजा टूट जाता है और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कनारा हवा में तैरते हुए अजीब तरीके से नाच रही थी। कुछ देर बाद वो जोर से जमीन पर गिर जाती है। इस घटना के बाद आयु अपने पिता के सामने खड़ी होकर उनसे उनके परिवार का असली रहस्य पूछती है। वो जानना चाहती है कि उसकी दोस्त हवा में तैरकर इस तरह क्यों नाच रही थी। प्रास्तामो कुछ भी बताने से इनकार करते हैं, इसलिए आयु उन्हें झूठा कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद आयु दिर्जा के पास जाकर पूछती है अगर उसके चाचा और रातिया की नाराजगी गांव वालों से है तो फिर कनारा इसका शिकार क्यों बन रही है। कनारा को मायांग जैसी भयानक मौत से बचाने के लिए वो तुरंत शहर लौटने का फैसला करती है, लेकिन उसी रात शहर जाते समय कुछ अनजान लोग उन्हें अगवा कर लेते हैं। अगली सुबह जब कनारा को होश आता है तो वो खुद को दिर्जा के पास पाती है। घबराकर वो आयु के बारे में पूछती है। दिर्जा बताता है कि प्रास्तामो के लोगों ने उन पर हमला किया था और वो किसी तरह कनारा को बचाकर यहाँ ले आया। वो झूठ बोलता है कि उसे आयु के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहता है कि फिलहाल कनारा मायांग के पुराने कमरे में है और आज रात वो उसे सुरक्षित बस टर्मिनल तक पहुंचा देगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि असल में दिर्जा ने ही कनारा का अपहरण करवाया था। दिर्जा अपने चाचा एडी के साथ मिला हुआ था। उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि बलि देने के लिए ही यहाँ लाया गया था।
एडी आदेश देता है कि कनारा के होश में आते ही रिचुअल शुरू कर दिया जाए। दूसरी तरफ आयु अपने पिता से कनारा के बारे में पूछती है। प्रास्तामो कहते हैं कि अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। तभी आयु को अपने पिता के अंदर एक शैतानी रूप दिखाई देता है। डर कर वो उन्हें दूर रहने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो आयु बताती है कि उसने अपने पिता के शरीर के अंदर एक काली परछाई देखी थी। प्रास्तामो अपने भाई बानु की कब्र के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए पूछते हैं कि 20 साल बाद भी क्या वो गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो प्रार्थना करता है कि बदले की आग उसकी बेटी आयु को अपनी चपेट में न ले। उसी समय एक अनदेखी आवाज उसे तुरंत घर लौटने का आदेश देती है। उधर दिर्जा का चाचा एडी अपने लोगों को बता देता है कि आज रात हर हाल में रिचुअल पूरा किया जाएगा, क्योंकि डांसर यानी कनारा अब उनके कब्जे में है। इसी बीच कनारा को फिर वही डरावनी धुन सुनाई देती है और अभिशप्त शॉल सांप की तरह उसके पैरों से लिपट जाता है। तभी उसके सामने रातिया आकर कहती है, अब समय आ गया है। रातिया के इशारे पर कनारा का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। तभी दिर्जा कमरे में पहुंच जाता है और कनारा फिर सामान्य हो जाती है। लेकिन वो इतनी डर चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इसके बाद दिर्जा एक फोटो एल्बम के जरिए गांव का भयानक इतिहास कनारा को बताता है। पता चलता है कि एक समय प्रास्तामो और बानु का परिवार गांव वालों की बहुत मदद करता था और अपनी फसल भी सबके साथ बांटता था। लेकिन दुर्भाग्य से वही फसल खाने के बाद गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। जांच में जब फसल में गड़बड़ी सामने आई तो गुस्साई भीड़ ने बानु को दोषी ठहरा दिया। एडी ने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उग्र भीड़ ने बानु को खेत के बीच एक क्रॉस से बांधा, उस पर पत्थर बरसाए और आखिरकार उसे जिंदा जला दिया। उस निर्दयी घटना के बाद से प्रास्तामो का परिवार समाज से अलग थलग पड़ गया और गांव में अजीब अलौकिक घटनाएं होने लगी। असल में ये सब बानु की आत्मा का बदला था। दिर्जा कनारा को रातिया के दुखद अंत के बारे में भी बताता है। बानु की मौत के बाद रातिया भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोगों का कहना था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से दिर्जा का चाचा एडी पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि वो मन ही मन रातिया से प्यार करता था। इसी बीच अचानक आयु किसी बुरी शक्ति के कब्जे में आ जाती है। अपनी बेटी की हालत देखकर प्रास्तामो तुरंत उस पर मंत्र वाला पानी छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ते हुए आयु के माथे पर हाथ रखते हैं। काफी कोशिशों के बाद जब वो बानु की आत्मा को जाने का आदेश देता है तब आयु को होश आता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। गुस्से और उलझन में प्रास्तामो बानु के उस कमरे में पहुंचता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बानु अपनी ही भतीजी को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। तभी एक किताब जमीन पर गिरती है। किताब खुलते ही उसे वही मुड़ा हुआ कागज मिलता है जिस पर लिखा था, 2 जिस्म, 2 आत्माएं, एक प्यार, एक बदला, नारिक सुकुम्मो। उसी पल रातिया की आवाज और एक अनदेखी आवाज सुनाई देती है, डांसर, और फिर वो गायब हो जाती है। उधर दिर्जा एक बार फिर झूठ बोलकर कनारा को एक नए जाल में फंसा देता है। वो कहता है कि बानु और रातिया की आत्माओं को शांत करने के लिए अभी एक डांस रिचुअल करना जरूरी है और वहां आयु उसका इंतजार कर रही है। कनारा उसकी बात पर भरोसा करके दिर्जा के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ प्रास्तामो अपनी पत्नी को बताता है कि ये सब बानु नहीं कर रहा, बल्कि बदला लेने वाली रातिया की आत्मा इसके पीछे है। उसी आत्मा ने कनारा को इस काम के लिए चुना है। अब कनारा की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जा रहा है। इधर कनारा के सामने बानु और रातिया के अतीत की तस्वीरें उभरने लगती हैं। वो देखती है कि दोनों एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं। कनारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही दृश्य बदल जाता है और वो उस भयानक दिन में पहुंच जाती है। वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि गुस्साए गांव वाले बानु को घसीट कर ला रहे हैं। बानु खुद को निर्दोष बताता है और दया की भीख मांगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे क्रॉस से बांधकर पत्थर मारे जाते हैं और आखिर में उस पर आग लगा दी जाती है। कनारा ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर डर और सदमे से बिल्कुल जम जाती है। बानु के जिंदा जलाए जाने की वो भयानक याद जब कनारा को वास्तविकता में वापस लाती है, तब दिर्जा उसे सीधे अपने चाचा एडी के पास ले जाता है। एडी कनारा को रिचुअल के लिए बलि बनने के लिए तैयार होने को कहता है। कनारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रास्तामो दौड़कर वहां आता है और उसे भागने के लिए कहता है। कनारा एडी को धक्का देकर भागती है और जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन वहीं उसका सामना एक भयानक प्राणी से हो जाता है। डर के मारे कनारा चीख पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एडी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। कनारा को फिर रिचुअल वाली जगह ले जाकर बांध दिया जाता है। वहां प्रास्तामो को भी कैद करके रखा गया था। मौत सामने देखकर प्रास्तामो आखिरकार कई साल पुराना सच सबके सामने खोल देता है। वो बताता है कि बानु असल में निर्दोष था, असली अपराधी एडी था। ईर्ष्या के कारण एडी ने गांव वालों के खाने में जहर मिला दिया था और सारा दोष बानु के सिर मढ़कर उसे मरवा दिया। प्रास्तामो दिर्जा की अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि आखिर वो इस झूठ और शापित रिचुअल के लिए अपनी ही बहन मायांग को मरने कैसे दे सकता है। गुस्से में प्रास्तामो एडी के चेहरे पर थूक देता है। ये देखकर एडी बुरी तरह भड़क जाता है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि बहुत जल्द तुम अपने भाई से मिलने वाले हो, और उसी पल प्रास्तामो के शरीर में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद एडी अपना रिचुअल शुरू करता है। हजारों लोगों की जान बचाने का बहाना बनाकर वो कनारा को कुछ करने के लिए कहता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी कनारा के कानों में फिर वही सम्मोहित कर देने वाली आवाज आती है। उससे बंधी रस्सियां अचानक आग में जलकर राख हो जाती हैं। रातिया की आत्मा कनारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो बेहद खूबसूरत लेकिन डरावने अंदाज में नाचना शुरू कर देती है। ये देखकर एडी भी कांपने लगता है और वहां मौजूद गांव वाले हैरान रह जाते हैं।
एडी पागलों की तरह कनारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दिर्जा अपने ही चाचा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सच्चाई सामने आने के बाद दिर्जा अब चुप नहीं रह सकता। धक्का मुक्की के दौरान एडी दिर्जा को जमीन पर पटक देता है, लेकिन दिर्जा हार नहीं मानता। वो पास पड़ी जलती हुई मशाल उठाता है और एडी को आग में झोंक देता है। एडी जान बचाने के लिए चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन अपने किए की सजा भुगतते हुए उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। आग की लपटों के बीच आध्यात्मिक दुनिया में बानू कनारा को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और रातिया उसे नाचते रहने के लिए कहती है, लेकिन दिर्जा कनारा को झकझोर कर वापस वास्तविक दुनिया में ले आता है। इसके बाद दोनों तेजी से मरते हुए प्रास्तामो के पास पहुंचते हैं। आखिरी सांस लेने से पहले प्रास्तामो कनारा से अपनी बेटी आयु का ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि डर और शाप का दौर खत्म हो चुका है। अगले दिन कनारा बताती है कि 20 साल पुराने इस शाप की असल वजह आखिर क्या थी। पता चलता है कि एडी का एक तरफा प्यार और रातिया को हासिल न कर पाने की जलन ही इस पूरे विनाश की जड़ थी। बानू और रातिया को अलग करना, बानू को सबके सामने बदनाम करना और अधूरे प्यार से पैदा हुआ ये गुस्सा ही इतने सालों तक गांव को शापित किए रहा। हम देखते हैं कि गांव छोड़ने से पहले कनारा उस अभिशप्त शॉल को नदी में फेंक देती है, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। डांस टीचर आरती असल में रातिया की माँ थी और कहानी का अंत एक बेहद डरावने ट्विस्ट के साथ होता है। आखिरी सीन में जब कनारा अपना बैग खोलती है तो उसे पता चलता है कि जिस शॉल को उसने नदी में फेंका था वही शॉल दोबारा उसके बैग के अंदर वापस आ चुका है और इसी डरावने ट्विस्ट के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी मूवी की कहानी और उसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको मूवी की कहानी पसंद आई होगी।